कहते हैं ना, मिल ही जाएगी मंजिल, राह भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो अभी घर से निकले ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि कल करेंगे, लेकिन आपकी जो शुरुआत है वो आज से ही हो जाना चाहिए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विद नित्यम की इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे मैं आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में जीके जीएस का प्रश्न बनता है तो उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा? रीजन है कि यहाँ पे जो भी जीके जीएस के जो सवाल कराए जाते हैं वे सभी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, पीवाईक्यूज रहते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछ चुका है या फिर जिसकी पूछने की संभावना है। साथ में पीवाईक्यूज के साथ साथ उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, उन सबों प्रश्नों का फुल डिस्कशन कराया जाता है। अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अभी तो हम वीडियो की शुरुआत भी नहीं किए हैं। जब आप अंदर चलिएगा प्रश्नों की ओर, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह का डिस्कशन कराया जाता है। पहले डिस्कशन देखिए, तब अगर मन करेगा तब लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। चलिए, आपकी समय की ज्यादा बर्बादी नहीं करेंगे, क्योंकि जीवन का सबसे अनमोल चीज क्या है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से आने से पहले आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट का मेंटिलिटी होता है कि किस किस परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी हो गया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम। ठीक है, अब आपको यह पता चलेगा कि ना इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है नहीं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उस एग्जाम में जीके जीएस का सवाल बनता है तो उन सब एग्जाम के लिए सही है। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा और सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि सीएजी का किस अनुच्छेद में उल्लेख है। प्रश्नों से आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये पता होना चाहिए कि सीएजी क्या है। तो सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कुछ इस प्रकार हम आपके लिए लिख के भी लाए हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका मतलब होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसका हिंदी मतलब होता है। ठीक है, बाकी हम सीएजी की बात करें तो सीएजी का जो नियुक्ति है वो हमारे प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। पी से प्रेसिडेंट याद रखिए, ठीक है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लिख देते हैं, लीजिए। ठीक है, तो सीएजी का जो नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके सिफारिश पर? तब माननीय उस समय के जो भी पीएम रहेंगे उनके सिफारिश पर राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति करते हैं। किनके? सीएजी को नियुक्ति करते हैं। बाकी सीएजी का पद का बात करें तो सीएजी का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, सीएजी का पद कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बाकी सीएजी की अवधि की बात करें, एक सेकेंड ये लीजिए। सीएजी का अवधि की बात करें तो सीएजी का जो अवधि है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष होता है। सीएजी का अवधि की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होता है। ठीक है, बाकी सीएजी का कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख की बात करें तो सीएजी का कर्तव्य एवं शक्तियों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 149 में आपको देखने को मिलता है। और भारत का एक ही सीएजी होगा, ये अनुच्छेद 148 में मिलता है। ठीक है, तो सीएजी का किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो 148 में। किस चीज का? कि भारत का सीएजी एक होगा, बट सीएजी का कर्तव्य एवं शक्तियों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 149 में आपको देखने को मिलता है। बाकी वर्तमान सीएजी का बात करें तो वर्तमान हमारे सीएजी है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है उनका? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू उनका नाम है। जैसे में हमारे वर्तमान भारत के राष्ट्रपति महोदया है कौन है? द्रौपदी मुर्मू। उसी प्रकार इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। बाकी प्रथम सीएजी की बात करें तो प्रथम सीएजी है नरहरि राव। क्या है? नरहरि
नरहरि राव, नरहरि राव, ठीक है, नरहरि राव। तो प्रथम सीएजी नरहरि राव, वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू। सीएजी का कर्तव्यों एवं शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 149। सीएजी का अवधि की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। सीएजी का पद की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है। सीएजी की नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति महोदया करते हैं प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। बट सीएजी भारत का एक होगा, ये उल्लेख मिलता है 148 में। तो इस तमाम सीएजी से संबंधित जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी एमटीएस जो है प्रीवियस ईयर में ये पूछा था कि सीएजी का पद जो है वो कहां से लिया गया है। तो इस तमाम जानकारी को आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको डिस्कशन कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न बोलता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ। आपको उससे पहले हम आपको ये बता दें कि मुस्लिम लीग की स्थापना ही क्यों किया गया था। तो आपको बता दें कि भारत जो है, सबसे ज्यादा भारत में हिंदू लोग थे, तो उन्हें क्या हो रहा था कि हिंदू को ज्यादा प्रीफरेंस, किसी भी चीज में हिंदू जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वो आगे आ जा रहे थे, जिससे मुस्लिमों जो मुस्लिम लोग थे उनको दिक्कत हो रहा था कि नहीं भाई, सब चीज में जो है वो हिंदू लोग जो है आगे बढ़ रहा है, हमें भी आगे आना चाहिए, हमें भी बढ़ चढ़ का हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया। और मुस्लिम लीग के तहत क्या जो मुस्लिम लोग थे वो भी बढ़ चढ़कर हिंदुओं की तरह हिस्सा लेने लगे। इसी का सॉरी इसीलिए मुस्लिम लीग का जो उद्देश्य था वो था कि हिंदुओं की तरह हम भी बढ़ चढ़ कर किसी भी चीज में हिस्सा ले सके। बाकी हम उससे पहले आपको बता दें कि जो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो 30 दिसंबर, कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में। कब? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था। कब किया गया था? मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया था, ठीक है। बाकी नवाब सलीम उल्लाह खान जो है इन्हीं के नियंत्रण में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। आपसे पूछ देगा कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था वो किसके देखरेख में या किसके नियंत्रण में हुआ था? तो नवाब सलीम उल्लाह खान के नियंत्रण में ही, देखरेख में ही मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष की बात करें तो मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष आगा खां हुआ करते थे। सर क्या? आगा खां, आगा खां हुआ करते थे। लेकिन एक सवाल और पूछ देता है कि कब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग किया। ये वही मुस्लिम लीग था जो बाद में जाकर मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग किया। तो कब किया था? तो 1940 में किया। कब किया? 1940 में ये मुस्लिम लीग जो है कहने लगा कि हमें भी अलग राष्ट्र चाहिए। क्या चाहिए? हमें भी अलग राष्ट्र चाहिए, ठीक है। एक सेकंड, ये लीजिए, हमें भी अलग एक सेकंड, ये जा दिए, कुछ हो गया, एक सेकंड लीजिए, 1 मिनट इसे हम इरेज कर दिए। कब किया? 1940 में करने लगा। तो मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का जो मांग है वो 1940 में शुरू कर देता है। बाकी एक और सवालों की बात करें तो यहाँ से पूछेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना, जिनका नाम क्या था? एमडी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, एमडी यानी मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना लीजिए, मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग में 1913 ईस्वी में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 ईस्वी में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। तो ये तमाम जानकारी मुस्लिम लीग से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी जो पूछा था वो ये पूछा था कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का मांग कब किया? तो 1940 में किया। तो इस तमाम जानकारी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या बोलता है? आपको स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार नजर आ रहा होगा और सवाल बोलता है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
सवालों के आंसर के उत्तर की ओर हम लोग आगे बढ़े उससे पहले हम आपको बता दें कि ओपेक क्या है। तो ओपेक है क्या, इसका फुल फॉर्म पूरा समझ जाइए। ओपेक का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन, एक वैसी संस्था जो पेट्रोलियम का निर्यात करती है देशों को। तो ओपेक का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, ओपेक का ये मतलब है। बाकी ओपेक की स्थापना की बात करें तो ओपेक की स्थापना इराक की राजधानी बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में किया गया था। कब किया गया था? तो सितंबर 1960 में, सितंबर 1960 में। तो ओपेक का जो स्थापना है ये इराक की राजधानी, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया, इराक की राजधानी बगदाद में, इराक की राजधानी बगदाद में सितंबर 1960 में किया गया था, ठीक है। बाकी ओपेक का मुख्यालय की बात करें तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया। ये आप जान ही रहे, ऑस्ट्रिया जो यूरोप महादेश में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जो यूरोप महादेश में पड़ता है ऑस्ट्रिया, इसी का राजधानी है जिसका नाम है वियना, जहां वियना सम्मेलन भी हुआ था 1815 में, तब वियना। तो ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। बाकी कुल देशों की बात करें तो ओपेक में कुल देशों की संख्या वर्तमान में 15 है। कितना है? 15 है। तो कुल देशों की संख्या ओपेक में कितना है? 15 है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? इराक की राजधानी बगदाद में सितंबर 1960 में हुआ। ओपेक का फुल फॉर्म क्या आपकी स्क्रीन पे हम लिख ही दिए हैं। तो इस तमाम जानकारी ओपेक से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अन्यथा वो कहते हैं ना कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। बाकी अगर हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात करें तो हमारा नेक्स्ट सवाल जो बोलता है वो बंगाल विभाजन से संबंधित है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। अगर इसका उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अन्यथा हम बताएंगे ही कि बंगाल विभाजन कब हुआ। उससे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल विभाजन का सॉरी एक सेकेंड, बंगाल विभाजन जो है इसकी घोषणा कब किया गया? तब बंगाल विभाजन का जो घोषणा है वो 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई। ये थोड़ा बड़ा है ज्यादा, ये कुछ ये लीजिए, 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन करना है। ये घोषणा कौन किया था? तो उस समय के जो वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। तो ये भी सवाल पूछता है कि किस वायसराय के समय बंगाल विभाजन हुआ? लॉर्ड कर्जन। या फिर ये पूछ देगा कि बंगाल विभाजन किसने कराया? तो लॉर्ड कर्जन। कब कराया? तो बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को। बट बंगाल विभाजन कब हुआ? तो उससे पहले हम आपको बता दें कि बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा, जिसके तहत बंगाल में क्या हुआ? बंगभंग आंदोलन की शुरुआत हुआ। क्या? बंगभंग आंदोलन का शुरुआत हुआ। ये जो बंगभंग आंदोलन था इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ, ठीक है। बंगभंग स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी बोला गया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन का जैसी घोषणा हुआ उसके तुरंत बाद बंगभंग आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 में, जिसे बंगभंग आंदोलन का अन्य नाम स्वदेशी आंदोलन भी पड़ता है। इसके बाद फिर बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर। बंगाल विभाजन फिर कब होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। फिर बाद में बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। फिर बंगाल विभाजन रद्द भी होता है, लेकिन बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में। बंगाल विभाजन कब रद्द होता है? 1911 में। और रद्द करने का जो काम करता है उस समय के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, लॉर्ड हार्डिंग
द्वितीय बंगाल विभाजन रद्द करने का घोषणा करता है और दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा भी घोषणा किया गया कि बंगाल विभाजन रद्द होगा और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करने की भी घोषणा 1911 में ही किया गया था। तो बंगाल विभाजन रद्द होने की जो घोषणा है वो दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा निर्णय लिया जाता है और इसी वक्त बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है और 1911 में ही कोलकाता से दिल्ली, भारत की जो राजधानी है वो कोलकाता से कहां स्थानांतरित करने का घोषणा किया जाता है, दिल्ली। और पूर्ण रूप से 1912 में भारत की राजधानी कहां आ जाती है, दिल्ली आ जाती है। तो इस तमाम जानकारी आपको बंगाल विभाजन से संबंधित आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण सवाल एक बच चुका है, इसे हम भी देख लेते हैं। ये देखिए, इससे नेक्स्ट सवाल हमारा बोल देता है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अन्यथा तो फिर हम बताएंगे ही क्या कि बंगाली भाषा में बोल रहे हैं कि कौन सी नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो उस नदी का नाम है कांगो नदी। उस नदी का क्या नाम है, कांगो नदी, ठीक है। तो कांगो नदी ही है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बाकी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी नाम है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। बाकी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही नदी। क्या नाम है, माही नदी। ये वही माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है। और कांगो नदी का दूसरा नाम जायरा नदी है और ये जो कांगो नदी है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और जो केवल नील नदी से थोड़ी सी छोटी है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में यहाँ रखना पड़ेगा कि ये कांगो नदी वही नदी है जिसका अन्य नाम जायरा नदी है और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो केवल नील नदी से ही थोड़ी सी छोटी है। बाकी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी हो गया, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी हो गया, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी हो गया। तो इस तमाम जानकारी आपको यहाँ से ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर प्रीवियस ईयर में सवाल उठाए हैं, तभी हम इस तमाम सवालों को यहाँ पर लेकर आए हैं। बाकी आज को हम सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद।